आज हमने टॉपिक लिया है जेंडर इक्वालिटी। तो ये टॉपिक हमने लिया है विथ रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिविक्स, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से लिया है। तो अगर हम इंडिया का अगर रैंक देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो देखेंगे यहाँ अगर 82 टोटल अगर परसेंट अगर लोग काम करते हैं, तो मेन अगर काम करते हैं, तो उसमें से ओनली अराउंड 65.46% ही वुमेन जो है, जो लिटरेट है। एंड 82% कंपैरेटिवली क्या है लिटरेट है। एंड 65 उनके कंपेयर में सिर्फ फीमेल लिटरेट है, यानी कि फीमेल की संख्या कम है। अगर एनरोलमेंट ऑफ स्कूल की अगर बात करें, तो जो भी है वुमेन आर नॉट एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन, यानी कि जो 74.6% जो वुमेन है जो एनरोल करती है स्कूल में एलिमेंट्री लेवल पे, उसमें से 74.6% वुमेन हायर एजुकेशन तक जाती भी नहीं है। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो वो 919 गर्ल्स है कंपेयर टू 1000 बॉयज, यानी कि क्या है कि यहाँ चाइल्ड का गर्ल चाइल्ड का रेशियो भी कम है। ये इसकी वजह से है क्योंकि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, तो इसकी वजह से ये है, यानी कि जो भी एबॉर्शन हो जाते हैं शुरुआत में गर्ल चाइल्ड के, तो इसकी वजह से है। एंड जो 48.5% जो पॉपुलेशन है वुमेन का, तो उसमें से 27.4% ही वुमेन है, यानी कि टोटल अगर मान लीजिए 48% अगर जो भी टोटल पॉपुलेशन में वुमेन है, तो उसमें से 27.4% ही वुमेन सिर्फ काम करती है। यानी कि जहाँ सैलरीड कह सकते हैं सैलरी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाती है, बाकी सब घर का ही काम करती रहती है। जो वुमेन होल्ड ओनली 11% ऑफ द सीट इन लोकसभा एंड 46% पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर अगर हम लोकसभा में देखेंगे तो ओनली 11% ही हमें लोकसभा में वुमेन मिलेगी, बाकी के सारे हमें मेन ही मिलेंगे। और पंचायती इंस्टीट्यूट में ये काउंट है ऑलमोस्ट 46% है। तो 1 इन 3 वुमन हैव एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि ऑलमोस्ट सारे जो भी औरतें हैं, तो उसमें से अराउंड 33% जो फीमेल है, तो उन्होंने किसी ना किसी प्रकार का वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। तो इंडिया का अगर जेंडर स्लाइड भी अगर देखें वर्ल्ड रैंकिंग पे, तो इंडिया क्या है, तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, तो इसमें इंडिया का रैंक 108 है। तो यही रैंक इंडिया का 2016 में 87 था एंड 2006 में 98 था। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में देखें तो इंडिया का रैंक 139 है, एजुकेशनल अटेनमेंट में 112 है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में 141 है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में 15 है। तो यानी कि अगर हम यहाँ ऐसा देखा जाए, तो यहाँ जो भी जहाँ भी जेंडर इक्वालिटी का बात आता है, तो इंडिया का रैंक बहुत पीछे है। जैसे चाइना का रैंक 100 है, रशिया का 71 है, साउथ अफ्रीका 19 है एंड ब्राज़ील का 90 है। तो इंडिया का इन कंपेयर में बहुत ही पीछे है रैंक। तो जेंडर इक्वालिटी के क्या-क्या इश्यूज़ है इंडिया में? तो एक्चुअली जो फीमेल होती है, तो उनको लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है रिसोर्सेज़ का या अपॉर्च्युनिटीज़ का या सर्विसेज़ का। जो भी सोशल नॉर्म है या हार्मफुल प्रैक्टिसेज़ है, तो उनको हमेशा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं या अदरवाइज़ उनको बायपास करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे सोशल नॉर्म है या हार्मफुल प्रैक्टिसेज़ है। तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन है वुमेन का इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि बहुत बारा जब भी घर का भी अगर डिसीजन लेना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फीमेल है, तो उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। और जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, लड़कियों के खिलाफ ज़्यादातर फिजिकल या मेंटल वायलेंस किया जाता है। इनएडिक्वेट और नॉन एक्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, जो भी एग्जैक्टली जो वुमेन है, तो वुमेन को एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा ज़्यादा लॉज एक्ट की ज़रूरत है, बट एग्जैक्टली क्या है कि सफिशिएंट इनएडिक्वेट जो है वो पॉलिसी या लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं? तो हम अवेयरनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, देन कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं फीमेल का, और उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, और हम एडवोकेट कर सकते हैं फॉर द जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी इश्यूज़ क्या है इंडिया में? तो अगर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, लड़कियों के खिलाफ क्या होता है कि घर से ही वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। ख़ास करके अगर आप देखेंगे रूरल एरिया हो गया या इलिटरेट जो लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी में दिखेगा। और इसमें क्या होता है कि जो वुमेन जो है, तो वुमेन को एग्ज़ैक्टली कंपेयर टू मेन क्या होता है, कम सैलरी मिलता है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि वुमेन को कभी भी इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल कंट्रोलर की काम नहीं दिया जाता है। तो अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर वुमेन, तो जो गर्ल होती है, तो गर्ल को कंपेयर टू मेल क्या होता है कि कम एजुकेशन मिलता है, और उनको हेल्थ केयर जो फैसिलिटी वो कंपेयर टू बॉयज कम ही मिलता रहता है। तो प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिजेस, तो बहुत सारी जो लड़कियां होता है उनका चाइल्ड मैरिजेस, यानी बिफोर 18 इयर्स कंप्लीशन ऑफ उनका शादी किया जाता है। तो इसकी वजह से उनको जो फ्यूचर में जो ग्रो करने के है वो चांसेस कम हो जाते हैं।
तो इश्यू स्टेम्स फ्रॉम द पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी, यानी कि यहाँ हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ क्या है कि मेन जो है, तो मेन कंट्रोल करेगा फैमिली को, ऐसा हम ये हमारा सिस्टम है। जो जो भी हमारे कल्चरल नॉर्म है उसमें भी वुमन को ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, एंड दैट लिमिट द वुमन अपॉर्च्युनिटीज एंड ऑटोनॉमी। तो जो भी हमारे यहाँ कल्चरल जो नॉर्म्स है या सिस्टमैटिक जो बायसेस है, उस उससे भी जो गर्ल चाइल्ड है उसको कम अपॉर्च्युनिटीज मिलती है या कम फ्रीडम मिलता है कंपेयर टू मेल चाइल्ड। तो डीप सीटेड सोशल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू हाइंडर प्रोग्रेस, यानी कि जो भी हमारा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है अभी तक, या अभी तक जो भी थिंकिंग चल रहा है या थॉट प्रोसेस है या कल्चर है, नॉर्म है, तो इसमें जो फ्रीडम है या ऑटोनॉमी है वो गर्ल को नहीं दी जाती है। तो गर्ल जो चाइल्ड है उसके क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसको इकोनॉमिकल या सोशल या पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया जाता है, और उसको राइट टू हेल्थ, यानी कि पुअर हेल्थ कंडीशन या पुअर हेल्थ या पुअर हाइजीन कंडीशन में रखा जाता है। उसको एजुकेशन के लिए ना उसको डिनाई किया जाता है। इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट जो रेट है, या स्कूल ड्रॉप आउट करके आइसोलेशन का जो रेट है वो ज़्यादा है। अर्ली मैरिज उनका किया जाता है, ये उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनको टीन एज में ही प्रेगनेंसी हो जाती है। और जो उनको जो डिनाई किया जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द अर्ली मैरेजेस। डोमेस्टिक वायलेंस है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत बार ये भी होता है, उनके जो हस्बैंड है या इन-लॉज़ वाले हैं या उसके साथ वायलेंस करते हैं, या अदरवाइज़ इन सम केसेस अगर आप देखेंगे तो फैमिली वाले लोग हैं, तो फैमिली वाले लोग ही उसको क्या करते हैं, तो वायलेंस करते हैं उसके साथ। तो इसकी वजह से शी इज़ बीइंग डिनाइड टू राइट टू वायलेंस इन अ फ्री एनवायरनमेंट, यानी फ्री एनवायरनमेंट उसको डिनाई किया जाता है। और जो एडोलसेंट जो गर्ल है, तो ये क्या है कि 13 टू 17 इयर्स की जो गर्ल है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रकार से डिनायल मिलता है, बहुत सारे अलग-अलग ये जो सारे इश्यूज़ है, तो ये सारे जो इश्यूज़ है, तो इसमें उनको ये सब्जेक्ट है, इनको इसमें डिनायल मिलता है, यानी कि उसको सही से अपना वॉइस रखने के लिए आज़ादी या फ्रीडम नहीं मिलता है। तो जेंडर इक्वालिटी या गर्ल चाइल्ड इश्यूज़ क्या है इंडिया में? तो एग्ज़ैक्टली जो सन है, तो सन का प्रेफ़रेंस ज़्यादा है फीमेल सोसाइटी में, जो इसीलिए क्या होता है कि जभी भी फीमेल अगर पता लगता है सोनोग्राफ़ी में, प्रेगनेंसी में कि फीमेल है, तो उसका एबॉर्शन किया जाता है। तो प्रीनेटल सेक्स रिलेटेड एबॉर्शन किए जाते हैं। अगर गर्ल चाइल्ड है पेट में, तो उसको वो तभी अबॉर्ट किया जाता है। चाइल्ड मैरिज तो मेजरली जो गर्ल्स है, तो उनका शादी 18 साल से किया पहले किया जाता है, यानी कि लीगल एज अटेन करने से पहले उनकी शादी की जाती है, जिसको हम चाइल्ड मैरिज कहेंगे। तो एजुकेशन डिस्पैरिटी में जो है, खास करके अगर रूरल एरियाज़ की बात करें, तो जो गर्ल चाइल्ड है, तो उसको एजुकेशन को डिनाई किया जाता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है उसके पीछे, और उनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बॉयज़, एंड उसको एक्चुअली ब्रेड विनर की तरह नहीं देखा जाता है। इसकी वजह से भी जो मेल चाइल्ड है या बॉय है, तो उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया दिया जाता है फॉर हायर एजुकेशन। हेल्थ रिस्क भी जो है गर्ल चाइल्ड के पास वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज़ ऑफ उनका अर्ली एज में मैरिज हो जाता है। उनको लैक ऑफ नॉलेज होता है उनके पास अपना पर्सनल हाइजीन के बारे में या न्यूट्रिशन के वजह से। तो उनके पास उनके खुद के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और ये अगर प्रेगनेंसी इस कारण कभी-कभी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो हाई रेट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो जाता है। और एग्ज़ैक्टली जो ख़ास करके जो अनएजुकेटेड लोग हैं या कम पढ़े-लिखे लोग हैं, तो उसमें क्या देखा जाएगा, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी जो है, तो वो ज़्यादातर ख़ास करके गर्ल जो है, तो उनको जल्दी हो सकता है, अगर जल्दी उनकी शादी हो जाती है तो। तो वायलेंस एंड अब्यूज़, गर्ल जो है तो वो वल्नरेबल है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो जो भी ख़ास करके यानी कि इन-लॉज़ के भी यहाँ हो सकता है, या उसका खुद का फैमिली के यहाँ में उसके साथ वायलेंस हो सकता है या अब्यूज़ हो सकता है। तो सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ मैच्योरिटी, उसके पास मैच्योरिटी अगर मान लो कम एज का है लड़की, तो उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मैच्योरिटी। उसके पास फिज़िकली उतनी पावर भी नहीं है, या उसके पास उतना स्टेटस भी नहीं है टू सो दैट टू अपोज़ विद इन हाउसहोल्ड और सोसाइटी, इसकी वजह से भी उसके साथ वायलेंस और अब्यूज़ अब्यूज़ होता रहता है। तो गर्ल चाइल्ड जो है, तो माल न्यूट्रिशन एंड निग्लेक्ट, तो बहुत सारी जो है खास करके फीमेल है, तो वो एक्चुअली इतनी केयरफुल नहीं रहती है फॉर देयर न्यूट्रिशियस फूड, या उनको दिया भी नहीं जाता है न्यूट्रिशियस फूड ड्यू टू पॉवर्टी। उनको मेडिकल केयर भी कम प्रोवाइड की जाती है कंपेयर टू बॉयज, तो इसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया जैसी बीमारी लड़कियों को होती रहती है। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस, तो फैमिली जो मेजरली है, तो वो मेल चाइल्ड पे डिपेंड करती है एज़ अ ब्रेड विनर, और वो उसके लिए लड़के के एजुकेशन के लिए बेटर एफर्ट लेती है। मेक्स एजुकेशन इवन बेसिक केयर, तो जो एजुकेशन हो गया, इवन बेसिक केयर, हेल्थ केयर हो गया, तो इसके लिए भी गर्ल गर्ल के लिए लो प्रायोरिटी मिलता है।
यानी उनको उतना प्रायोरिटी नहीं मिलता कंपेयर टू बॉय चाइल्ड। तो गर्ल जो है, तो ये जो है, तो ये लायबिलिटी की तरह देखा जाता है बहुत सारे घरों में कि जिसका ऑलरेडी मीन्स अभी आगे जाके फाइनली शादी होना है और वो दूसरे घर में जाना है, इसकी वजह से भी उसके साथ क्या किया जाता है, थोड़ा-सा पार्शियल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डाउरी ट्रेडिशन, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ डाउरी ट्रेडिशन है, तो ये परसिस्टेंट जो ट्रेडिशन है डिमांडिंग डाउरी, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही बच्ची पैदा हो जाती है, तो उनके बहुत सारे पेरेंट को लगता है कि एक लायबिलिटी पैदा हो गई है। तो डॉटर इज़ बीइंग सीन एज़ अ लायबिलिटी। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है? तो वुमेन जो है तो वो जनरली डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं, अब्यूज़ फेस करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करते हैं, अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस फेस करते हैं, थ्रेटनिंग टू देयर सेफ्टी एंड वेल बीइंग। तो इसकी वजह से भी उनको तकलीफ होती रहती है, उनके खुद के घर में, इवन इन-लॉज़ के घर में। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में क्या होता है कि उनके पास इतना फ्रीडम नहीं है, यानी कि फाइनेंशियली उनको फ्रीडम नहीं दिया गया है कि दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। तो वुमेन बीइंग ऑफर्ड लेस देन मेन फॉर सिमिलर वर्क। तो जो जेंडर वेज गैप है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो वुमेन होती है, तो उनको एग्ज़ैक्टली सैलरी क्या होता है कि कम दिया जाता है कंपेयर टू मेल वर्कर। अनपेड केयर वर्क, वुमेन जो है घर में काम करती रहती है, तो वो उसको जो भी अमाउंट है, तो उसको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलता है, तो जो भी काम करती है घर में, तो वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क में एग्ज़ैक्टली काउंट हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका सारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्या हो जाता है कि जो भी हस्बैंड है या फादर है, उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, या कोई भी ब्रेड विनर जो भी है, मेल, तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो लिमिटेड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, उनका एजुकेशन ज़्यादा नहीं होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, तो इसकी वजह से दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल जॉब अपॉर्च्युनिटी। तो एक कल्चरल नॉर्म की वजह से भी हो सकता है, या अदर कोई बैरियर है उसकी वजह से भी उनको या एजुकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जनरली एम्प्लॉयमेंट अवॉइड करती है। और खास करके आपने बहुत सारा देखा रहेगा, अगर एजुकेटेड भी अगर है फीमेल, तो भी शादी के बाद क्या करती है, वो जनरली वो काम छोड़ती कर घर संभालना प्रेफर करती है, या उसको बोला जाता है घर संभालने के लिए। और एजुकेशनल जो डिस्पैरिटी है, तो उनका एजुकेशन भी कम रहता है कंपेयर टू मेल चाइल्ड। तो इसकी वजह गर्ल्स ऑफन हैव लोअर स्कूल एनरोलमेंट, तो उनका स्कूल में एनरोलमेंट भी कम होता है, या वहाँ उनका रिटेंशन रेट भी कम होता है। तो ये आप देख सकते हैं जनरली रूरल एरियाज़ में। तो ये इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी हो सकता है कि जिसकी वजह, या कल्चरल प्रायोरिटीज़ भी हो सकता है जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा एजुकेट नहीं किया जाता है। तो चाइल्ड जो मैरिज है, तो चाइल्ड मैरिज का इश्यू क्या है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्ल है, तो उसको ये हैम्पर करता है उनके ग्रोथ को, एंड डिनाइंग उनको फिर जैसे ही शादी हो जाता है, उनके एजुकेशनल राइट्स, इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी और हेल्थ रिस्क, अगर प्रेगनेंसी वगैरह होती है, तो हेल्थ रिस्क, ये सारे ये प्रॉब्लम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, तो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो क्या होता है कि जब भी मान लीजिए मेल बच्चा चाहिए, फीमेल बच्चा नहीं चाहिए, या तो फीमेल बच्चा है तो एबॉर्शन करो, तो प्रैक्टिसेस लाइक जेंडर बेस्ड सिलेक्शन या सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन की वजह से भी डिक्लाइन हो जाता है गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेक्स रेशियो स्क्यूड हो जाता है, एंड इट हाइलाइट द डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। तो लिमिटेड बॉडीली ऑटोनॉमी, यानी कि गर्ल जो है तो वो फ्रीली कहीं भी जा नहीं सकती, जैसे एक बॉय चाइल्ड जा जा सकता है यहाँ वहाँ। तो वुमेन एंड गर्ल्स ऑफन लैक कंट्रोल ओवर देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर सकती वो माँ बनना चाहती है कि नहीं शादी होने के बाद, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड लिमिटेड डिसीजन पावर। तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं होता है, यानी कि बेबी प्रिवेंशन की उनको मेडिसिन भी पता नहीं होती है, या रादर उनको दिया भी नहीं जाता है, एंड जो उनका जो डिसीजन है, वो डिसीजन वो खुद नहीं ले सकते हैं। हेल्थ एंड नरिशमेंट की अगर बात करें, तो माल नरिशमेंट होता है जनरली उनको, एक्चुअली बचपन से उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, इसलिए वो मेल नरिश रहती है, उनको एनीमिया होता है, जिसकी वजह से मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी हो सकती है। तो अर्ली अगर प्रेगनेंसी है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड मैरिज। तो जो एक्ट है, अलग अलग एक्ट है कि जो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए आए थे, तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, फिर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, देन प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है 1994 का। देन ये इसमें आप एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं फीमेल चाइल्ड का। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी दिस इज आल्सो रिलेटेड टू फीमेल इन्फेक्टिसाइड, ऐसे कह सकते हैं। एंड द कमीशन ऑफ सती, यानी कि सती को प्रिवेंट किया गया था। उसके बाद द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस
एक्ट पास किया गया था। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था 1961 में एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट में उनको इक्वल प्रॉपर्टी मिलती है जैसे मेल चाइल्ड को मिलती है। तो ये कौन-कौन से फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को इंडिया में? तो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी, तो इंडिया में क्या है कि जो भी फैमिली है, फैमिली का हेड मेल रहता है, तो जिसको हम पैट्रियार्कल आइडियोलॉजीज़ कहते हैं। तो डीपली एंट्रेंच्ड पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, तो यानी कि ये हज़ारों सालों से यहाँ इंडिया में चालू है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कह सकते हैं। तो कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ भी है, जिसमें पोज़ीशन जो है वुमन का सोसाइटी में वो इन्फीरियर माना जाता है या सबऑर्डिनेट माना जाता है कंपेयर टू मेन। तो कल्चरल नॉर्म्स भी हो सकते हैं। द ट्रेडिशनल माइंडसेट रहता है कि जो बॉय एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गर्ल गर्ल चाइल्ड, एंड जो वुमेन है तो वो जो बिलोंगिंग टू देयर इन लॉज आफ्टर मैरिज कंट्रीब्यूट टू डिस्क्रिमिनेशन, यानी इन लॉज वाले क्या करते हैं, तो इन लॉज वाले उनके साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के साथ व्यवहार करते हैं या बर्ताव करते हैं। सिस्टमैटिक बायसेस में एजुकेशन जो है, तो एजुकेशन उनका प्रॉपर्ली मिलता नहीं, हेल्थ केयर की फैसिलिटी उन्हें सही से मिलते नहीं, लेबर मार्केट में भी उनको जो भी सैलरी है वो या वेजेस है उनको कम दिए जाते हैं, और उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होते हैं और रिसोर्सेस होते हैं फॉर ग्रोथ करने के लिए। तो 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट हमने फीमेल के लिए पास किया था। फिर 1998 में सती प्रिवेंशन एक्ट पास किया था। 1984 में डाउरी प्रिवेंशन एक्ट एक्ट किया पास किया था। 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास किया था। 1961 में डाउरी प्रिवेंशन एक्ट किया था। 1952 में राइट टू एलिमनी का एक्ट हमने पास किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन इन अ सोसाइटी। तो लीगल फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हैं टू अपलिफ्ट द लेवल ऑफ द वुमेन इन अ सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो गारंटी करता है, आर्टिकल 14 गारंटी करता है, यानी कि मेन एंड वुमेन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा बिफोर द लॉ। एंड आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो नहीं कर सकता है कोई भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आर्टिकल 16 कहता है कि स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ सोसाइटी, यानी कि वुमेन के लिए या गर्ल के लिए स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है टू अपलिफ्ट देयर लेवल इन अ सोसाइटी। तो प्रोटेक्टिव लॉज भी गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 में, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है 1976 में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में। इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है इंडिया की, तो जिसमें इंडिया कमिटमेंट टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो इसका एग्जैक्टली जो इंडिया जो है तो वो एक सिग्नेटरी है या वन ऑफ द मेंबर है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हमने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हो गया, गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो गवर्नमेंट अलोंग विथ एनजीओ जो है, तो वो बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करती है, जैसे अवेयरनेस रेज़ करती है, गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन के बारे में, लीगल एज ऑफ मैरिज के बारे में अवेयरनेस क ये करती है, फैलाती है एंड एडवोकेट भी करती है। तो बहुत सारे लॉज एंड एक्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाए टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरेजेस, देन सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पास किया था 2013 में। इसको विशाखा गाइडलाइन ऐसे भी कहते हैं। देन क्रिमिनल लॉ या अमेंडमेंट एक्ट है 2018 में जो एनहांस करता है पेनल्टीज को फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ट्रिपल तलाक ऑन जो है, तो यानी कि इमीडिएट जो इंस्टेंट डाइवोर्स जो प्रैक्टिस है, तो उसको भी गवर्नमेंट ने बैन किया है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है 2023, इसमें रिजर्व की करता है 1/3 सीट इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी प्रोग्राम गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली प्रोपगेट करने की कोशिश करती है। और महिला शक्ति केंद्र जो है तो उसको भी एस्टेब्लिश किया है टू फॉर द बेटरमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द वुमेन सिचुएशन इन इंडिया। एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, तो ये भी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड सम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी असिस्टेंस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing। Thank you।